सभी को नमस्कार। कक्षा 10 के विज्ञान के सेकंड लेसन में आज अपन 12वें पार्ट में अध्ययन प्रारंभ करेंगे और आज के अध्ययन का अपना टॉपिक रहेगा जनन तंत्र। देखो, जनन तंत्र में अपन किस बात का अध्ययन करते हैं? मनुष्य में संतान की उत्पत्ति होती है, बच्चे की उत्पत्ति होती है। अब वो बच्चे का जो जन्म होता है उसमें नर की मतलब पुरुष की क्या भूमिका रहती है, उस बच्चे के जन्म में महिला की क्या भूमिका होती है, उस बच्चे के जन्म में पुरुष के कौन कौन से अंग काम में आते हैं, महिला के कौन कौन से अंग काम में आते हैं, उन अंगों की कैसी संरचना होती है, इन सब का अपन अध्ययन करेंगे कौन से तंत्र में? जनन तंत्र में। तो सबसे पहले तो एक परिभाषा के साथ अपन शुरुआत करते हैं कि जनन तंत्र होता क्या है। जनन तंत्र क्या है या इसकी परिभाषा पूछी जाए तो क्या बतानी है आपको? यह सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसमें एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। अब इसका मतलब समझना, जनन तंत्र सभी जीवधारियों में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य में पाया जाता हो, गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, हर जीवधारियों में कौन सा तंत्र पाया जाता है? जनन तंत्र पाया जाता है। और इसे एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में क्यों माना जाता है? क्योंकि यदि जनन तंत्र नहीं पाया जाता तो नई संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, और नई संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती तो ये सृष्टि वहीं पे रुक जाती। तो मतलब पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र सहायक है? जनन तंत्र। तो सभी जीवधारियों में पाया जाता है। महत्वपूर्ण तंत्र इसलिए माना गया है क्योंकि यह पीढ़ियों को क्या करता है? आगे बढ़ाता है। और इसमें एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। मनुष्य होगा तो उसके मनुष्य का ही बच्चा होगा, भेड़ बकरी होगी तो उसके भेड़ बकरी पैदा होंगे। मतलब जीव जो संतान उत्पन्न करता है अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है, ये क्या कहलाता है? जनन तंत्र कहलाता है। अब हमें जो बात करनी है वो केवल पुरुष और महिला के संबंध में बात करनी है अपने लेसन में। एक लड़की की बात करें तो उसमें जो लैंगिक परिपक्वता है, देखो जब लैंगिक परिपक्वता होगी उसके बाद ही ये जनन करने की क्या आ पाती है? क्षमता आ पाती है। तो लड़की में तो लैंगिक परिपक्वता लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है। अगर हम लड़के की बात करें तो लड़के में लैंगिक परिपक्वता प्रारंभ हो जाती है लगभग 13 से लेकर 15 वर्ष की आयु में लैंगिक परिपक्वता क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। समझ रहे हो बात? और ये लड़के और लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता आने के पीछे का एक कारण होता है, एक हार्मोन होते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं। जैसे ही वो हार्मोन स्रावित होने लगते हैं हमारे शरीर में, वैसे ही लड़के और लड़की में कौन सी परिपक्वता प्रारंभ हो जाती है? लैंगिक परिपक्वता प्रारंभ हो जाती है। इस कारण उन हार्मोनों को लिंग हार्मोन कहा जाता है। देखो, ये बातें तो तुम्हें याद रखनी भी नहीं है। उन हार्मोनों का नाम अपने को ध्यान रखना है कि पुरुष में तो कौन सा हार्मोन, मतलब लड़कों में तो कौन सा हार्मोन, और लड़कियों में कौन सा हार्मोन उत्पन्न होने की वजह से लैंगिक परिपक्वता आती है। मतलब उन लिंग हार्मोनों के नाम अपने को ध्यान रखने हैं। एक तो है, आपसे पूछा जाए नर लिंग हार्मोन कौन सा है, तो नर लिंग हार्मोन का तो नाम है क्या? टेस्टोस्टेरोन। नर लिंग हार्मोन का तो क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। और एक अपन बात करें मादा लिंग हार्मोन, तो मादा लिंग हार्मोन एक तो आता है एस्ट्रोजन
मादाओं में लिंग हार्मोन के रूप में दो नाम ध्यान रखने हैं, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा क्या नाम है, प्रोजेस्टेरोन। ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो नर लिंग हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, और मादा लिंग हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। समझ गए बात। अब अपन एक एक करके दो चीजों की बात करेंगे। पहले तो अपन नर जनन तंत्र की बात करेंगे, फिर अपन मादा जनन तंत्र की बात करेंगे। तो चलो नर जनन तंत्र की शुरुआत कर लेते हैं अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले, एक एक नंबर के प्रश्न यहां से बन सकते हैं, तो याद कर लेना इनको। अब बात करेंगे अपन किसकी, नर जनन तंत्र, मतलब पुरुषों में जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र को अपन दो भागों में बांटेंगे। एक तो क्या, प्राथमिक लैंगिक अंग। नर जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से होते हैं, और एक बात करेंगे अपन द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग। तो अब समझना, नर जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में कौन से अंग होते हैं, अभी इनका डायग्राम बना के चित्र बना के समझा देंगे, तब आपको और समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ थोड़ा देखते रहो। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से होते हैं, वर्षण। केवल प्राथमिक लैंगिक अंगों में नर में क्या शामिल होता है, वर्षण। अगर नर के अपन द्वितीयक लैंगिक अंगों की बात करें तो इसमें शामिल होते हैं, एक तो क्या, वर्षण कोश। वर्षण कोश के अलावा अगर अपन द्वितीयक लैंगिक अंगों में बात करें तो एक शामिल होती है क्या, शुक्रवाहिनी। इसके अलावा अपन बात करें, इसमें एक शामिल होता है क्या, शुक्राशय। एक इसमें शामिल होती है क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके अलावा द्वितीयक लैंगिक अंगों में अपन शामिल करेंगे किसको, मूत्राशय को। मूत्राशय शामिल न करके शामिल करेंगे अपन किसको, मूत्र मार्ग को। किसे शामिल करते हैं इसमें, मूत्र मार्ग को। एक अपन द्वितीयक लैंगिक अंग में शामिल करेंगे किसको, शिश्न मतलब पेनिस। ये तो नर का प्राथमिक लैंगिक अंग हो गया, जिसमें केवल अपने को एक नाम ध्यान रखना है, वर्षण, जिसे टेस्टिस बोलते हैं। नर के द्वितीयक लैंगिक अंग में वर्षण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और शिश्न, ये नर के क्या हो गए, द्वितीयक लैंगिक अंग। अब इन सभी अंगों को अपन एक डायग्राम या चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि यदि आपसे एग्जाम में नर जनन तंत्र का वर्णन पूछा जाए, इसका उल्लेख पूछा जाए, तो एग्जामिनर चाहे पेपर में लिखे कि चित्र बनाओ, चाहे पेपर में ना लिखे कि चित्र बनाओ, तो भी आपको चित्र बनाना ही पड़ेगा। तो अब देखो, नर जनन तंत्र का अपन थोड़ा चित्र बना लेते हैं। ये तो किसका चित्र हो गया, शिश्न का। फिर अपन बात करें, शिश्न के जस्ट पास स्थित होते हैं क्या, वर्षण कोश। अभी नाम लिख देंगे सबका। और इन वर्षण कोश जो होते हैं, इनमें पाए जाते हैं क्या, वर्षण। एक जोड़ी वर्षण पाई जाती है, ये क्या हो गए, वर्षण। ये वर्षण
ये एक नलिका है, ये नलिका बनाते जाना, ज़्यादा मुश्किल डायग्राम नहीं है इसका। और ये एक यहाँ मूत्राशय पाया जाता है, यहाँ एक संरचना बना देना, इस संरचना का क्या नाम है, शुक्राशय। फिर यहाँ से एक नलिका आगे बढ़ाते हुए ये कहाँ तक पहुँचानी है अपने को, ये नलिका सीसन तक। और ये नलिका फिर इस सीसन में अंदर से होती हुई, ये पेनी शरीर का वो हिस्सा है जिससे मूत्र को अपन बाहर निकालते हैं और शुक्राणुओं या वीर्य बाहर निकलता है। अब अपन बात करें, बस यही है, इसमें सारे जो चित्र आ चुके हैं, बस इसको थोड़ा और शरीर के अन्य हिस्सों के साथ जोड़ देते हैं जिससे थोड़ा डायग्राम ठीक लगे। ये अपना डायग्राम कंप्लीट, समझ गए। अब इनका नाम लिख देते हैं अपन एक एक का। देखो, वर्षण कोश, ये तो क्या होता है, वर्षण कोश मतलब एक संरचना जिसके अंदर क्या स्थित होते हैं, वर्षण स्थित होते हैं। तो वर्षण कोश, इसके अंदर क्या स्थित होते हैं, वर्षण स्थित होते हैं। ये अंदर वाले क्या हो गए, वर्षण। समझ गए बात। अब वर्षण कोश, यहां से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु इस नलिका के माध्यम से आगे जाते हैं। तो ये जो नलिका है, यह नलिका क्या कहलाएगी, शुक्रवाहिनी। थोड़ा सा समझते भी जाना, हालांकि अपन एक एक अंग को समझेंगे फिर लिखेंगे भी, लेकिन चित्र के साथ साथ थोड़ा बहुत समझना। वर्षण कोश उसे कहते हैं जिसमें क्या स्थित होते हैं, वर्षण स्थित होते हैं। इस वर्षण में ही किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वो शुक्राणु फिर लास्ट में मादा के शरीर में जाते हैं और मादा के शरीर में जाके वही शुक्राणु अंडे के साथ मिलकर संतान का निर्माण करते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या चीज हो गई इसमें, वर्षण। वर्षण क्यों हो गए महत्वपूर्ण, क्योंकि इन्हीं वर्षणों से किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी कारण इसको प्राथमिक लैंगिक अंग में शामिल किया गया है। किनको, वर्षण को। वर्षण से जो शुक्राणुओं का निर्माण हुआ, इस नलिका के माध्यम से जा रहे हैं, इसलिए इस नलिका का नाम क्या है, शुक्रवाहिनी। मतलब ऐसी नलिका जिससे शुक्राणु गति कर रहे हैं। तो ये हो गई क्या, शुक्रवाहिनी। अब शुक्रवाहिनी इन शुक्राणुओं को कहां तक पहुंचाएगी, शुक्राशय तक पहुंचाएगी। तो ये क्या हो गया, शुक्राशय। वैसे शायद बोर्ड का लास्ट हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे तो भी आप समझ लेना ये क्या है, शुक्राशय। अब शुक्राशय के बाद में आगे ग्रंथि आती है, जिस ग्रंथि का क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्रंथि। जस्ट यहां पे इस आकार की एक ग्रंथि आती है। ये ग्रंथि क्या कहलाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो शुक्राशय के बाद क्या आ गई, प्रोस्टेट ग्रंथि। अब उसके बाद में क्या आता है, मूत्र मार्ग। ये इसको बोलते हैं पर मूत्राशय, यहीं पे लिख लेना, मूत्राशय, जहां मूत्र का निर्माण होता है। अब ये मूत्राशय से एक नलिका आ रही है, ये मूत्र मार्ग आ रहा है और इसके माध्यम से मूत्र बाहर निकालेंगे। और इसी रास्ते से देखो, यहां से शुक्राणु और मूत्र का रास्ता एक ही हो गया। इसी रास्ते से आते हैं क्या, शुक्राणु बाहर की तरफ आते हैं। तो ये क्या है, मूत्र मार्ग। तो यहां अपन लिख सकते हैं मूत्र मार्ग।
और ये लास्ट वाला क्या है, इसे कहते हैं क्या, शिश्न। तो ये हो गया क्या, शिश्न। और ये लास्ट वाला हिस्सा ये कहलाता है शिश्न मुंड। समझ गए बात। तो ये क्या हो गया, नर जनन तंत्र का चित्र, नर जनन तंत्र। अब इस नर जनन तंत्र में जो भी अपन ने बात की है, प्राथमिक लैंगिक अंग वर्षण, द्वितीयक लैंगिक अंग में अपन ने 6 बिंदु लिखे, एक एक का अपन वर्णन करते हैं और इस चित्र को इधर ऐसा कैसा बना रहने देते हैं। क्यों, ले इसका स्क्रीनशॉट। सबसे पहले अपन बात करें प्राथमिक लैंगिक अंग, और प्राथमिक लैंगिक अंग में अपन ने शामिल किया था केवल और केवल किसको, वर्षण को। अब समझना क्या लिखेंगे अपन इसमें, नर में एक जोड़ी वर्षण पाई जाती है, एक जोड़ी का मतलब 2 वर्षण पाए जाते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वर्षण पाई जाती है जो वर्षण कोश में स्थित रहती है। समझ गए बात बेटा, थोड़ी देर बाद में। तो इसमें लिखना नर में एक जोड़ी वर्षण पाई जाती है जो वर्षण कोश में स्थित रहती है। समझ गए बात। अब इसके बाद में बात करें, ये वर्षण स्थित कहाँ पे होते हैं, मानव शरीर की बात करें अपन तो ये जैसे मनुष्य का चित्र, हमने ये बात कही थी कि भाई ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको तो बोलते हैं वक्ष गुहा, इसको बोलते हैं उदर गुहा। नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, जहां अपना पेट, जिसे अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, उदर भी तो बोलते हैं ना पेट को, तो पेट वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, उदर बोलते हैं। उदर गुहा के नीचे दोनों पैरों के मध्य स्थित होता है। तो वर्षण कहाँ स्थित होते हैं, ये उदर गुहा के नीचे दोनों पैरों के मध्य स्थित होते हैं। अब अपन बात करेंगे वर्षण के कार्य। तो हम कह सकते हैं वर्षण के 2 प्रमुख कार्य हैं। वर्षण के 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला तो अपन ने चित्र बनाते समय भी बात की थी, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वर्षण में होता है। तो पहला कार्य तो क्या हो गया, शुक्राणुओं का निर्माण करना। एक तो ये कार्य हो गया वर्षण का। दूसरा अपन बात करें, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लैंगिक परिपक्वता कब आती है, जब कुछ हार्मोन व्यक्ति के शरीर में स्रावित होने लगते हैं। तो नर के शरीर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, नर के शरीर में हार्मोन जो होता है लैंगिक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। अभी अभी अपन ने लिखा था, वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो भी किसके द्वारा स्रावित होता है, वर्षण के द्वारा स्रावित होता है। तो वर्षण का दूसरा प्रमुख कार्य हो गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना। तो ये तो चर्चा हो गई अपनी प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में किसकी, वर्षण की। समझ गए बात। एक जोड़ी वर्षण होती है जो वर्षण कोश में स्थित रहती है।
उदर गुहा के नीचे पैरों के मध्य स्थित होते हैं। और 2 महत्वपूर्ण इसके कार्य हैं, और ये जो इतने महत्वपूर्ण कार्य हैं इसी कारण इसको शामिल किया गया है वृषणों को किसमें, प्राथमिक लैंगिक अंग में। तो लो इसका स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे किसकी, द्वितीयक लैंगिक अंग। और द्वितीयक लैंगिक अंग में सबसे पहले लिखा था अपन ने क्या, वृषण कोश। पहली बात तो यही, वृषण कोश वृषणों को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, वृषण कोश में क्या स्थित रहते हैं, वृषण स्थित रहते हैं ताकि वृषण एक जगह स्थिर रहें, सुरक्षित रहें। तो पहली बात तो ये अपन लिख सकते हैं, वृषण को सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं या कह सकते हैं अपन स्थिर रखते हैं। अब समझना आगे, बहुत से अपन ने तंत्र पढ़े हैं, हृदय पढ़ा, अपने शरीर के अंदर की तरफ स्थित होता है, समझ गए बात। हमने फेफड़े पढ़े श्वसन तंत्र में, वो भी शरीर के अंदर की तरफ स्थित रहता है। तो शरीर के जो महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं वो शरीर के अंदर की तरफ स्थित रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन ये जो वृषण हैं, जो लिंग के पेनिस के जस्ट नीचे की तरफ लटकी हुई अवस्था में रहते हैं, ये वृषण शरीर से बाहर की तरफ क्यों रहते हैं, ये अपने को कारण समझना पड़ेगा। वृषण शरीर से बाहर की तरफ रहते हैं, क्यों रहते हैं, ये जो वृषण हैं या वृषण कोश है, ये वृषण कोश शरीर से बाहर की तरफ अलग से लटके हुई स्थिति में क्यों रहता है। इसका कारण ये है कि भाई ये जैसे वृषण है, वृषण कोश है, हमारे शरीर का तापमान जो होता है ना, हमारे शरीर का तापमान रहता है लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और वृषण कोश का तापमान रहता है लगभग 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए बात। और वृषण कोश में ही स्थित होते हैं क्या, वृषण, और इन वृषणों द्वारा ही किसका निर्माण किया जाता है, शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, अगर ज्यादा तापमान होगा तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा, ज्यादा तापमान होगा तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर ये वृषण कोश हमारे शरीर के अंदर की तरफ रहता तो बताओ इसका तापमान ज्यादा होता कि नहीं होता, और ज्यादा तापमान होता तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता। यही कारण है कि वृषण कोश को शरीर से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है, ताकि इसमें आसानी से शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, शरीर का तापमान ज़्यादा रहता है, इस कारण शरीर में तो शुक्राणुओं का निर्माण हो नहीं सकता, इसलिए वृषण कोश शरीर से बाहर स्थित होते हैं। इसी में आगे लिखते जाना, अधिक तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता, हमारे शरीर का तापमान अधिक रहता है। अब फिक्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड लिखो तो लिख देना, वरना अपन यहाँ ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर का तापमान अधिक रहता है, इसलिए वृषण कोश शरीर से
बाहर की तरफ लटके रहते हैं। वर्षण कोश शरीर से बाहर की तरफ लटके रहते हैं ताकि वहां का तापमान शरीर से कम रहे और शुक्राणुओं का निर्माण हो सके, समझ गए बात। अब इसको याद कर लेना कि वर्षण कोश में वर्षण सुरक्षित रहते हैं, अधिक तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता, हमारे शरीर का तापमान अधिक रहता है, इसलिए वर्षण कोश शरीर से बाहर की तरफ लटके रहते हैं ताकि वहां का तापमान शरीर से कम रहे और शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। ये अपने बात हो गई किसकी, वर्षण कोश की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब द्वितीयक लैंगिक अंग में वर्षण कोश के बाद में बात करें अपन किसकी, शुक्रवाहिनी। दूसरा क्या है, शुक्रवाहिनी। बहुत सिंपल सा है, अगर चित्र आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो नलिका जा रही है, ये नलिका क्या है, शुक्रवाहिनी। तो हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि यह एक नलिका है जो वर्षण से शुक्राशय तक फैली रहती है। समझ गए बात। यह एक नलिका है जो वर्षण से कहाँ तक फैली है, इस शुक्राशय तक फैली है। तो पहली बात तो ये लिखेंगे अपन, यह एक नलिका है जो वर्षण से शुक्राशय तक फैली रहती है। फिर आगे अपन लिखेंगे क्या, सुनना। यह नलिका क्या करती है, ये तो अपन ने देख लिया कि इस वर्षण में किसका निर्माण हो गया, शुक्राणुओं का निर्माण हो गया। यह नलिका शुक्राणुओं को वर्षण से कहां तक पहुंचाती है, शुक्राशय तक पहुंचाती है। यह नलिका शुक्राणुओं को कहां से, वर्षण से कहां तक, शुक्राशय तक, वर्षण से शुक्राशय तक पहुंचाती है। तो ये हो गई क्या, शुक्रवाहिनी। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब शुक्रवाहिनी के बाद में तीसरा आता है क्या, शुक्राशय। तीसरा जो द्वितीयक लैंगिक अंग में अपन ने शामिल किया वो क्या है, शुक्राशय। अब पहले तो समझना, यह शुक्राशय एक थैलेनुमा आकार का होता है। कैसा है ये, थैलेनुमा आकार का होता है। अब यहां से तो केवल आ रहे थे क्या, शुक्राणु, मतलब इस आकार के होते हैं शुक्राणु। यहां से क्या आ रहे थे, शुक्राणु आ रहे थे। अब इस शुक्राशय में क्या होता है, एक तरल द्रव्य का निर्माण होता है जो पानी की तरह होता है। शुक्राशय में किसका निर्माण हो गया, एक तरल द्रव्य का निर्माण हो गया। यह तरल द्रव्य इन शुक्राणुओं के साथ मिल जाता है और फिर किसका निर्माण हो जाता है, वीर्य का निर्माण हो जाता है, सीमन का निर्माण हो जाता है। एक बार लिखता हूं फिर और समझाता हूं। यह थैलेनुमा होता है, मतलब थैले के आकार का होता है, जिसमें तरल द्रव्य, मतलब पानी की तरह, जिसमें तरल द्रव्य का निर्माण होता है,
निर्माण होता है, यह तरल द्रव्य पहले से क्या आ रहे थे, शुक्राणु, उन शुक्राणुओं के साथ मिल जाता है। तरल द्रव्य शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य, जिसे अपन सीमन भी कह सकते हैं, वीर्य का निर्माण करता है, ताकि शुक्राणु तैरते हुए आसानी से आगे गति कर सकें। अब समझना बात, वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण हो गया था, इस शुक्रवाहिका द्वारा शुक्राणु पहुंच गए कहां तक, यहां शुक्राशय तक, क्योंकि अभी अभी अपन देखा शुक्राणुओं को वर्षण से शुक्राशय तक तो पहुंचा दिया है किसने, शुक्रवाहिनी ने। अब जैसे ये शुक्राणु तो पहुंच गए, अब इस शुक्राशय में आते ही क्या होता है कि एक तरल द्रव्य मिल गया किसके साथ, शुक्राणु के साथ। ये तरल द्रव्य मिल गया और मिला किसके साथ, शुक्राणु के साथ मिल गया। दोनों को मिलते ही क्या कहलाता है, सीमन या वीर्य कहलाता है। निर्माण हो गया वीर्य का। अब एक चीज बताऊं, इन शुक्राणुओं को जब तरल द्रव्य जो पानी की तरह एक द्रव्य पदार्थ साथ में मिल गया, तो शुक्राणुओं को आगे गति करने में आसानी होगी कि नहीं होगी, आराम से तैरते हुए आगे की ओर गति करते हैं। समझ के बात, तो ये कार्य है किसका, शुक्राशय का। तो ले इसका स्क्रीनशॉट। अब शुक्राशय के बाद में अपन बात करें कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक हार्मोन स्रावित करती है, और वो हार्मोन देखो यहां तक तो शुक्राणु आ रहे थे, इस शुक्राशय से एक तरल पदार्थ और इसमें शुक्राणुओं के साथ शामिल हो गया, निर्माण किसका हो गया, वीर्य का निर्माण हो गया। अब ये वीर्य आता है तो ये कौन सी ग्रंथि आ गई, अब यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि। इस प्रोस्टेट ग्रंथि से भी एक तरल हार्मोन इस वीर्य में मिल जाता है, जिससे वीर्य में एक विशिष्ट प्रकार की गंध उत्पन्न होती है। वीर्य में एक जो विशिष्ट प्रकार की अलग जो गंध आती है, वो गंध किस वजह से आती है, इस प्रोस्टेट ग्रंथि से जो हार्मोन उस वीर्य में शामिल हुआ था उसकी वजह से इसमें क्या आती है, एक विशेष प्रकार की गंध आती है। इस ग्रंथि से एक तरल हार्मोन स्रावित होता है और सीमन के साथ मतलब वीर्य के साथ मिल जाता है, जिससे वीर्य में एक विशिष्ट गंध मतलब स्मेल जो आती है वीर्य में, वो किस हार्मोन की आती है, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की वजह से उसमें क्या आती है, गंध आती है, एक विशेष गंध आती है। ये बात हो गई किसकी, प्रोस्टेट ग्रंथि की। समझ गए बात। अब ये जो मूत्र मार्ग आ रहा है, मूत्राशय से तो मूत्र निकलेगा, मूत्र भी इस मार्ग से होते हुए शरीर से बाहर निकाला जाता है, और ये जो वीर्य आ रहा है, सीमन आ रहा है, ये भी इस मूत्र मार्ग से होकर ही शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो मूत्र मार्ग का कार्य क्या हो गया, मूत्र और वीर्य इन दोनों को शरीर से बाहर निकालना। तो
तो 5वें नंबर पे अपन बात करें मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग मूत्राशय से होता हुआ किस में फैला होता है? सिसन में फैला होता है। यह एक नलिका के रूप में होता है। यह एक नलिका के रूप में होता है जो कहाँ से शुरू हुआ? मूत्राशय से शुरू होकर सिसन में फैला होता है। मतलब सिसन में भी एक नलिका के रूप में ही फैला होता है। इस मार्ग के द्वारा ही, मतलब किस मार्ग के द्वारा? मूत्र मार्ग के द्वारा ही मूत्र व वीर्य मतलब सीमन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये कौन सा मार्ग हो गया? मूत्र मार्ग। चलो इसका ले स्क्रीनशॉट। अब लास्ट लैंगिक अंगों में अपन बात करें सिसन की। छठवें नंबर पे सिसन। तो पहली चीज तो यह एक बेलनाकार संरचना के रूप में होता है। जब ये शिथिल अवस्था में होता है, जब इसका आकार छोटा होता है, तब तो ये मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। समझ गए बात? और जब इसमें लैंगिक उत्तेजना होती है तब इसका आकार बड़ा हो जाता है। उस समय ये वीर्य को मादा के शरीर के अंदर भेजने का क्या करता है? कार्य करता है। मतलब दो अवस्थाओं में रहता है, एक शिथिल अवस्था में, छोटी अवस्था में, और लैंगिक उत्तेजना के समय आकार कैसा हो जाता है? इसका बड़ा हो जाता है। यह एक बेलनाकार अंग है सामान्य अवस्था में इसका आकार छोटा होता है तथा मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। बाहर निकालने का कार्य करता है। फिर बात करें अपन लैंगिक उत्तेजना के समय इसके आकार में वृद्धि हो जाती है तथा यह वीर्य को मादा के शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। मादा के शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये अपना जो नर जनन तंत्र का जो लास्ट है वो भी अपना कंप्लीट। अब देखो इस लेसन में अपने केवल और केवल बचा है मादा जनन तंत्र, और मादा जनन तंत्र की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद ये लेसन भी अपना कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।